राम राम। आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। लोकसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। चुनाव आयोग कभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तारीखों का ऐलान कर सकता है, तो ऐसे में सभी दल जोर शोर से तैयारियों में जुटे हैं। प्रचार के साथ साथ अब उम्मीदवारों के नाम को लेकर माथापच्ची शुरू हो गई है। दिल्ली में आज हरियाणा बीजेपी चुनाव समिति की बैठक हुई। सीएम मनोहर लाल समेत समिति के तमाम सदस्य इस बैठक में मौजूद रहे। बीजेपी ने लोकसभा की सभी 10 सीटों के लिए पैनल तैयार कर हाईकमान को सौंप दिया है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन में चुनाव लड़ रही है। 9 सीटों पर कैंडिडेट कांग्रेस को उतारने हैं, तो वहीं आपने अपने हिस्से की कुरुक्षेत्र सीट से सुशील गुप्ता के नाम का ऐलान कर दिया है। जेजेपी और इनेलो भी मजबूती का दावा कर रहे। तो सवाल यह है, कौन किसको देगा मात, किसका कटेगा पत्ता, किसको मिलेगा टिकट? आज चर्चा इसी पर। के अनुसार हमारी प्रदेश की चुनाव समिति ने जो सभी 10 के 10 सीटों के ऊपर जो संभावित उम्मीदवारों के ऊपर चर्चा करके और एक पैनल केंद्र में भेजने का आज प्रक्रिया को पूरा किया है। और लगातार निरंतर भारतीय जनता पार्टी, आप लोग जैसे कहते हैं कि चुनावी मोड में रहती है। हम हमेशा एक अच्छी सेना की तरीके से हमारे सैनिक हर मोर्चे पर, हर जिले, हर मंडल, हर गांव, शक्ति केंद्र, हर बूथ और हर पन्ना तक हमारे कार्यकर्ता पूरी तरह से तैयार हैं, मुस्तैद हैं। और निश्चित तौर पर हरियाणा प्रदेश में लोकसभा में इतिहास दोहराएगा। पिछली बार 10 के 10 कमल के फूल मोदी जी की झोली में डालने का काम हरियाणा प्रदेश ने किया था। एक बार फिर से मोदी सरकार का संकल्प हरियाणा प्रदेश की जनता ने लिया है और 10 की 10 सीटें कमल के फूल पर हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी। देश में 370 पार, एनडीए 400 पार का संकल्प पूरा होगा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे प्रभारी जी भी स्पष्ट कर चुके हैं कि हरियाणा प्रदेश में 10 कमल के फूल खिलेंगे। जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन है, पहले भी शून्य था, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी शून्य थी। शून्य जमा शून्य शून्य ही होता है, शून्य गुणा शून्य शून्य ही होता है, वह शून्य ही रहेंगे। चुनाव समिति के पास में पैनल जाता है और वहां पर निर्णय किया जाता है। मौजूदा सांसदों को लेके मैम कोई फॉर्मूला, क्योंकि 75 पार वाला तो फॉर्मूला हमने देखा मौजूदा सांसदों का फॉर्मूला केंद्र तय करेगा, वो राज्य के जुरिस्डिक्शन के बाहर है। कितने नामों पर डिस्कशन, 10 सीट के 10 की 10 पे लड़ना है या फिर जेजेपी के साथ कोई गठबंधन भी हो सकता है? भारतीय जनता पार्टी तो सभी पर तैयारी करेगी। गठबंधन का काम भी ऊपर वालों का है, राज्य का नहीं है। पैनल बन गया है क्या? पैनल बन गया है। एक सीट से कितने लोगों के पैनल है मैम? पैनल अलग अलग है, किसी सीट पे 2 हैं, किसी पे 4, किसी पे 5। कब तक ऐलान हो जाएगा? वैसे मान के चलें 15-20 दिन में। मुझे लगता है कि चुनाव जब तक घोषित होंगे तब तक इसकी घोषणा। रिएक्शंस आपने सुन लिया। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, आपका परिचय करा दें। बीजेपी से प्रवक्ता वंदना पोपली हैं। वंदना जी, आपका स्वागत है। कांग्रेस से प्रवक्ता बजरंग दास गर्ग हैं। गर्ग साहब, आपका स्वागत है। इनेलो से प्रवक्ता रजवन डहीनवाल हैं। डहीनवाल साहब, आपका स्वागत है। आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता अनुराधा शर्मा है। अनुराधा जी, आपका स्वागत है। वंदना जी, शुरुआत में आपके साथ ही कर रहा हूँ, क्या तैयारी चल रही है आप लोगों की लोकसभा को लेकर? मैं ये मानती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की जो तैयारी है वो बहुत ही लोकतांत्रिक तरीके से चल रही है। अगर यहाँ पर हम बात करें तो आज जिस प्रकार से प्रदेश चुनाव समिति की बैठक हुई, इससे पहले प्रत्येक लोकसभा में कार्यकर्ताओं को बुलाकर उनसे राय शुमारी की गई और उसके बाद आज जो प्रदेश की चुनाव समिति है उन्होंने पैनल तैयार किए, उन्होंने कुछ जो नाम है उन पर डिस्कशन किया है। आज शाम को 6 बजे के करीब जो केंद्र की चुनाव समिति है उसकी भी बैठक होगी, जिसमें नामों का डिस्कशन करके जो प्रत्याशी है उनका जो नाम है वो सामने आएगा। मैं ये कहना चाहती हूँ कि अभी अभिमन्यु जी को, कैप्टन अभिमन्यु जी को भी सुन रहे थे और हमारे को मालूम भी है कि किस प्रकार से 10 के 10 सीटें जो है हम पिछली बार जीते थे और इस बार भी हमने प्रधानमंत्री मोदी जी को रेवाड़ी की जो रैली थी उसमें भी उनको आश्वासन दिया था कि हम 10 के 10 कमल खिलाकर उनकी झोली में डालेंगे। और इस जो बात को हवा में ना कहकर इसके पीछे कारण ये है क्योंकि जो मोदी जी के द्वारा है वो
बहुत बढ़िया काम जो है देश की जनता की तरफ किया गया है। देश की जनता आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ देख रही है और जिस प्रकार से चाहे बड़े डिसीजन लेने की बात कर लीजिए या बात कर लीजिए किस प्रकार से जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, हर एक में भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा काम करके दिखाया है जो पहले की सरकारों में सामान्यतः नहीं देखने को मिला है। मैं ये मानती हूँ कि आज जो जनता है वो देख रही है कि एक किस प्रकार से परफॉर्मेंस वाली सरकार उनको दिखाई दे रही है। उनका पूरा का पूरा प्यार समर्थन मोदी जी के साथ है और ये जो तैयारी है, ये तैयारी हमारी पहले दिन से ही शुरू हो जाती है, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि लोकतंत्र कहता है कि अगर कोई व्यक्ति जिसको चुना गया है, जो कैंडिडेट बन चुका है, तो अगर वो जनता के लिए काम करता है तो जनता उसको रिपीट करती है। तो वो तैयारी का एक ही तरीका है कि जनता के लिए काम करो और हम इसको बेहतर समझते हैं और हमने इसको अच्छे से काम को करके दिखाया है। और जहां तक मैं अभी बाकी पार्टी के सभी यहाँ पर प्रवक्ता बैठे हैं, उनसे मेरा अनुरोध रहेगा कि अपनी पार्टी के विषय में जरूर बताइएगा, क्योंकि ये दो लाइनें बोलते ही जल्दी ही भारतीय जनता पार्टी पे स्विच हो जाते हैं, क्योंकि अपनी पार्टी में कहने को तो कुछ होता नहीं है तो तुरंत आ जाते हैं। तो अपनी पार्टी का जरूर बताएं। चलिए, गर्ग साहब हंस रहे हैं। गर्ग साहब से मैं अगला रिएक्शन ले लेता हूं। गर्ग साहब, सुशील गुप्ता जी का नाम तो आम आदमी पार्टी ने कुरुक्षेत्र से घोषित कर दिया है, अब आप लोगों की बारी है। बताइए क्या तैयारी उम्मीदवारों को लेकर कर रहे हैं? पराग जी, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से लोकसभा चुनाव के लिए तैयार है। पराग जी, थोड़ी आवाज ठीक करवाना, बैक मार दी आवाज। सर मैं ठीक कराता हूँ, आप बोलिए। जहां तक बिल्कुल हमारा कांग्रेस का हर नेता, हर कार्यकर्ता फील्ड के अंदर लगा हुआ है। जनसंपर्क अभियान हमारा चल रहा है। घर घर कांग्रेस, हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता जा रहे हैं। पूरे लोकसभा के अंदर जगह जगह हमारी मीटिंगें हो लग रही है। 90 के 90 विधानसभा के अंदर हम मीटिंग कर रहे हैं। ब्लॉक स्तर पर मीटिंग चल रही है, शहर स्तर पर मीटिंग चल रही है और यहाँ तक कि हमारे 362 कांग्रेस के नेताओं ने अप्लाई किया था, भाई चुनाव लड़ने की अपनी तरफ से इच्छा जाहिर की थी। और उसके अंदर क्या है, जहां पैनल बनाने की बात है, हमारा पैनल बन चुके हैं। 2 मीटिंग हमारी हो चुकी है। जैसे भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र का कन्वीनर मैं हूं, इसी प्रकार 10 कन्वीनर लोकसभा क्षेत्र के बनाए थे जी, और सभी की अलग अलग मीटिंग हमारी हो चुकी है। और जहां तक की जो कमेटी है, स्क्रीनिंग कमेटी के अंदर नाम जा चुके हैं। हमारा पैनल तैयार है। कभी भी हाई कमान से बात करके कैंडिडेटों की हमारी घोषणा जल्दी होने की उम्मीद है। दूसरी बात, ये भी आपके चैनल पे मैं एक व्यक्ति की आवाज सुन रहा था जी, हमारा साथी है और हमारे हिसार क्षेत्र का ही है। इतनी लंबी बात कर रहे थे, सुनने प्लस सुनने और सुनने जरबे सुनने। मैं उसकी बात की तारीफ करता हूं और समर्थन करता हूं। मैं बताना चाहता हूं, वो खुद सुनने हैं। कितनी बार आ रहा विधानसभा के अंदर, अनेकों बार हार के गया है, सिर्फ एक बार जीतता है। जो व्यक्ति विधानसभा में अनेकों बार हार लिया हो और वो सुनने की बात करता हो, तो मैं समझता हूं वो सुनने पे खड़ा है और सुनना ही रहेगा। उसका खाता खुलने वाला ना विधानसभा में है ना लोकसभा के अंदर है। और यहां तक कि लोकसभा के अंदर हमारा बहुत अच्छा प्रदर्शन होगा। 9 सीट कांग्रेस पार्टी जीतेगी, 1 आजाद अपने आप पार्टी जीतेगी और हरियाणा के अंदर भारी बहुमत से सारी जीत लेंगे सर, बाकी लोगों को भी नहीं देंगे कुछ भी। मैं बताना चाहता हूं, ठीक है, जैसे कहा अब की बार 75 पार, ठीक है, 40% ये मोदी साहब कहते हैं। अब की बार 400 पार, ये 100 बचेंगे। ठीक है, विधानसभा में कहते हैं अब के बार 80 पार, ये 10 का आंकड़ा भी हरियाणा के अंदर छू नहीं पाएंगे। ऐसी स्थिति हरियाणा के ठीक है सर। चलिए बच्चा खिलाफ है। चलिए मैं अगले राउंड में अब आ रहा हूँ। बाकी 2 और प्रवक्ता हैं, उनसे भी एक पहले रिएक्शन ले लूं, फिर मैं बंदरा जी आ रहा हूँ आपके पास। रजबन जी,
देखिए वंदना जी ने अपनी रणनीति बता दी, वो तो लगातार काम कर रहे हैं और आज उनकी एक बैठक भी होने जा रही है महत्वपूर्ण, उसमें भी कई महत्वपूर्ण फैसले हो सकते हैं। उधर कांग्रेस पार्टी भी अपनी तैयारी कर रही है, आम आदमी पार्टी ने तो कैंडिडेट का अनाउंसमेंट भी कर दिया है। क्या तैयारी नेहरू की है? देखिए, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी हमेशा से फील्ड में रहने वाली पार्टी है। उसके कार्यकर्ता कभी भी घर पर नहीं बैठते, वो लगातार अपने गांव में या जहां पर भी उनका एक संपर्क है अपने पार्टी के प्रचार प्रसार में निरंतर लगे होते हैं। और कोई भी चुनाव लड़ने से पहले सबसे पहले संगठन को अगर मजबूत कर लिया जाए तो निश्चित तौर पर बेहतर चुनाव लड़ा जाता है। आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने अपना संगठन प्रदेश स्तर पर, जिला स्तर पर, हल्का स्तर पर जोन के प्रभारी नियुक्त किए हुए हैं, सभी प्रकोष्ठों के संयोजक बनाए हुए हैं। इवन उन्होंने अपने गांव तक की जो कार्यकारिणी है, गांव में अपना ग्राम प्रधान तक बनाया हुआ है। आज निश्चित तौर पर मैं इस चीज के लिए अपनी पार्टी को भी बधाई देता हूं और अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी हौसला अफजाई करता हूं कि उन्होंने मेहनत करके जिस हिसाब से अपनी टीम को नियुक्त किया है, निश्चित तौर पर जब आगामी जो चुनाव आएंगे तो यही टीम आगे काम करेगी। आज ये भले ही कोई 10 की 10 सीटों की बात करे, 400 पार की बात करे, लेकिन अगर कोई व्यक्ति अगर सच्चाई से वाकिफ होकर अगर अपनी पार्टी के बारे में बताएगा तो वोट देने का काम जनता का है। जनता किसको कितना वोट देगी वो भविष्य के गर्भ में है और वो जनता को तय करना है कि किसको वोट देना है। वोट उसको देगी जो उनके साथ खड़ा हुआ है, जो पिछले लंबे समय से अगर किसी भी तरह, आज से कोई सत्ता में रहे कि विपक्ष में रहे, अगर जनता के बीच में कोई भी व्यक्ति रहा है तो निश्चित तौर पर जनता उनको सपोर्ट करेगी, उनका सहयोग करेगी, उनको वोट देने का काम करेगी। और आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने वही किया। आज चौधरी अभय सिंह चौटाला जिस प्रकार से जनता की आवाज को उठाने के लिए जाने जाते हैं, कोई भी वर्ग हो, कोई भी व्यक्ति हो, हमेशा एक चीज कहता है कि हम आमतौर पर जब गांव में जाते हैं तो गांव के जो भी व्यक्ति मिलते हैं तो ये कहते हैं कि चौधरी अभय सिंह चौटाला जैसे हमारा ये मुद्दा विधानसभा में उठवा दो। हम ये चीज कहते हैं कि भाई आप कांग्रेस को वोट दिए, हमने बीजेपी को वोट दिया, उनसे भी कहो। बोले जी हमारी कोई सुनता नहीं है, ना ही वो उनकी कहते। आज हकीकत यही है, मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस है। कांग्रेस जो अपनी जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी को निभा नहीं रही और भारतीय जनता पार्टी तानाशाही रवैया अपना रही है। वो सत्ता के नशे में चूर है, उनको किसी के सुनने की बात की जरूरत ही नहीं पड़ती। आज उनके हालात ये है कि अगर वो गांव में जाते हैं तो गांव में केवल अपने लोगों को आगे बैठाकर अपनी बात सुनकर आगे आ जाते हैं। ठीक है। और आज विधानसभा में जिस हिसाब से आज जो सत्र चल रहा था, सत्र में देखिए किस प्रकार से कांग्रेस अपने आप में ऐसे महसूस कर रही थी जो सरकार के सामने, और चौधरी अभय सिंह चौटाला अकेले होते हुए भी इस प्रकार से सरकार को घेरने का प्रयास कर रही थी। जनता देख चुकी है। ठीक है सर, चलिए मैं अब अगले राउंड में आऊंगा बाकी मुद्दों पर चर्चा के लिए। वंदना जी आ रहा हूँ, कर्जा आपके पास भी आ रहा हूँ। एक रिएक्शन पहले अनुराधा जी का। अनुराधा जी ठीक है सर, रजवन जी चलिए अगले राउंड में आऊंगा आप। ठीक है अनुराधा शर्मा जी, कठिन परीक्षा आम आदमी पार्टी की है। देखिए पराग जी, परीक्षा तो चुनाव में होती ही है, आम आदमी पार्टी नहीं हर राजनीतिक दल की होती है। और मैं आपके माध्यम से बताना चाहती हूँ कि जिस तरह से पूरे प्रदेश में अपना संगठन की तैयारी करके हम अपनी तैयारी में लगे हुए थे, 10 की 10 सीटों पर हमारे हाईकमान ने जो निर्णय लिया है अलायंस के साथ में कि 1 सीट कुरुक्षेत्र की आम आदमी पार्टी लड़ेगी। हम अपना कैंडिडेट वहां डिक्लेयर कर चुके हैं। आदरणीय सुशील गुप्ता जी कुरुक्षेत्र से हमारे प्रत्याशी हैं जी। और 10 की 10 सीटों पर कांग्रेस के साथ मिलकर दोनों पार्टी की टीमें, दोनों पार्टी के कार्यकर्ता पूरी मेहनत करेंगे। हम अपनी मेहनत से और अपने कर्म से अपने जो परिणाम है उन्हें सामने लेके आएंगे और निश्चित रूप से हरियाणा के अंदर जो खाता खुलेगा वो कुरुक्षेत्र से आम आदमी पार्टी का खुलेगा। पहली सीट कुरुक्षेत्र से हम जीतेंगे। और दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ कि देखिए ये अपने राजनीतिक संस्कार की बात है, चुनाव से पहले ही बड़ी बड़ी बातें करना, हाँ ये एक अलग बात है। बड़ी बातें करने का एक आधार ईवीएम है, बड़ी बातें करने का एक आधार केंद्र के अंदर सरकार के अंदर जो तानाशाही है वो है, उसके आधार पे कुछ भी कह लें वो एक अलग बात है। लेकिन जिस तरह से चंडीगढ़ के परिणाम सामने आए और जिस तरह से जनता ने एक संकेत दिया है कि अलायंस को हरियाणा में पसंद कर रहे हैं लोग, अलायंस को लोग लाना चाहते हैं, तो हम बहुत अच्छी परफॉर्मेंस के साथ चुनाव लड़ेंगे, बहुत मेहनत के साथ चुनाव लड़ेंगे और अपनी सीटें जीतकर केंद्र में अपने प्रत्याशियों को भेजेंगे। मैं तो यही कहना चाहती हूँ। और बाकी अभिमान की भाषा तो आजकल सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के ही खाते में है। मैं भी सुन रही थी, आप भी सुन रहे थे। ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि क्या होगा और परिणाम क्या रहेंगे। ठीक है, चले वंदना जी, मुझे लगता है आप सबका एक साथ जवाब पर संक्षेप में थोड़ा रखिएगा।
देखिए, सबसे पहले तो मैंने आपको कहा था कि इनको कहिएगा कि अपनी अपनी बात पहले करें, क्योंकि आपका प्रश्न भी वही था। लेकिन कितना जल्दी ये भाजपा पर आए, ये बताते हैं कि इनकी बेचैनी किस प्रकार से है। मतलब अपनी पार्टी के बारे में बताना, जहां पर उनको था वहां पर ये तुरंत भाजपा पर आ गए। अगर मैंने नहीं टोका होता तो एक लाइन के बाद ही तुरंत भाजपा पे आ जाते। मेरे कुछ प्रश्न हैं। मेरे पहला प्रश्न है कांग्रेस पार्टी से। वो कह रहे थे जीरो कौन है, जीरो की बात कर रहे थे, शून्य की बात कर रहे थे। वो जिसको जीरो बता रहे, कम से कम ये तो बता दीजिए। हुड्डा जी बड़ा शोर मचा कर बोलते थे कि हम अकेले सक्षम हैं, हम हरियाणा में अकेले लड़ लेंगे। और ये तब की बात है जब इंडिया अलायंस बन चुका था और उसके बाद उन्होंने कहना शुरू किया था। आपके प्रवक्ता आकर बहुत तेज तेज चिल्लाते थे कि हमें हरियाणा में किसी की भी जरूरत नहीं है, और अब अलायंस क्यों कर लिया गया ये बता दीजिए। दूसरी बात मुझे यहाँ पर बता दीजिए कि आप जब आम आदमी पार्टी के साथ अलायंस कर रहे थे तो आपने अपने बारे में तो बहुत अच्छे से सोचा कि आपको जनता के बारे में बिल्कुल ख्याल नहीं आया। क्यों नहीं आपने बात करी एसवाइएल पर कि अगर हम लोग इकट्ठे होकर लड़ते हैं तो आम आदमी पार्टी एसवाइएल को लेकर हरियाणा में जो पानी के लिए लोग तरस रहे हैं उसके लिए आम आदमी पार्टी क्या करेगी? आपने कोई शर्त रखी? आपने वो शर्त नहीं रखी। आपने सिर्फ अपने बारे में सोचा, अपने कार्यकर्ताओं के बारे में भी नहीं सोचा, सिर्फ अपने लीडर्स के बारे में सोचा। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये बड़ा दम भर रहे हैं कि हम जीतेंगे, देखिए हमारा गठबंधन जीतेगा। इनके तो जो कैंडिडेट है उनका तो दम घुट रहा है, यहाँ तो कैंडिडेट ही नहीं मिल रहे। वो कह रहे हैं हमारा कांग्रेस के अंदर दम घुट रहा है, वो तो क्लियरली दिखाई दे रहा है। और मेरा एक प्रश्न यहाँ पर आम आदमी पार्टी से भी है, वो यहाँ 5 राज्यों पर डक पर आउटे, जमानत भी जब नहीं बचा पाए, वहां पर ये बताइए प्रधानमंत्री का सपना देखने वाला व्यक्ति, हरियाणा को अपनी मां बताने वाला व्यक्ति क्यों एक सीट पर आकर रुक गया? क्यों उनको पता था कि हरियाणा में भी हाल बुरा होने वाला है, तो क्यों ना गठबंधन के नाम पर आ जाए, अलायंस के नाम पर आ जाए और किसी तरह से बच जाए। एक बात और कहना चाहूंगी, जो पार्टी का जन्म कांग्रेस के विरोध पर हुआ था वो पार्टी कांग्रेस के साथ जाती है और बच्चों की कसम खाकर जाती है, तो मुझे लगता है उसका जवाब इनको जरूर देना चाहिए। एक पराग में की और बात और जरूर कहना चाहूंगी कि जो दोनों के दोनों है, चाहे हुड्डा जी लगा लीजिए चाहे केजरीवाल जी, निपटाने में बहुत माहिर है। हुड्डा जी अपने साथ के जितने नेता हैं उनको निपटाने का काम एक एक करके करते हैं, वो हमने बड़े अच्छे से देखा है। केजरीवाल तो अपने मित्रों को भी नहीं छोड़ते। तो जब ये दोनों साथ आएंगे कौन किसको निपटाएगा वो देखने में बहुत आनंद आने वाला है। लेकिन इतना बता दूं, ये घमंड की बात नहीं, ये हमारा विश्वास है। जनता हम पर विश्वास करती है, हम जनता पर विश्वास करते हैं क्योंकि हमने काम किए हैं, हमने हवाबाजी नहीं करी है, हमने काम किए हैं। मोदी जी के नाम आज ऐसी दीवार हो गया है कि अगर आप वहां पर गोल करने जाएंगे तो सेल्फ गोल होकर रह जाएगा। और इसलिए जो पूरी की पूरी जनता है, फिर से कहना चाहूंगी, वो मोदी जी की तरफ देख रही है और आपको भी अंदर से तो पता है कि आएगा तो मोदी ही। चलिए बजरंग जी बताइए, देखिए 2 अहम सवाल वंदना जी उठाए, उन पर मैं जवाब चाहूंगा। एक तो ये गठबंधन से इनकार करते करते आपने कर लिया, और उसके बाद एक दूसरे को निपटाने की बात जो वंदना जी ने कही वो बड़ी गहरी है। देखिए पराग जी, अहंकार तो रावण का ही नहीं रहा, इतना बुद्धिजीव था, तो अहंकार भारतीय जनता पार्टी का ही नहीं रहेगा। उम्र पर भारतीय जनता पार्टी राज नहीं करना, हमने भी राज किया है। 2 MP थे, 2 विधायक थे, वो दिन भूल गए क्या? ये भारतीय जनता पार्टी वोट चोर, विधायक चोर, सरकार चोर पार्टी है। किस प्रकार 36 वोटों के अंदर 8 वोट की चोरी चंडीगढ़ में करी, किस प्रकार चलती सरकार मध्य प्रदेश के अंदर जगह जगह, महाराष्ट्र में इन्होंने गिराने का काम किया। अकेले क्यों नहीं लड़ रहे? आप देखो विधायक चोर, ये बात करते हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हम अपनी बात करेंगे, जनता की बात करेंगे। इन्होंने एक बार भी मनोहर लाल खट्टर की बात पूछ रही हूँ मैं, ये बात करते ठीक है, हम मुद्दे की बात करते हैं, ठीक है, ये खट्टर की बात नहीं है। अब देखिए, चलिए बजरंग जी सवाल कुछ और था, और देखिए आखिरकार आप वही कर रहे हैं जो वंदना जी कह रही हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं बता रहा हूँ, एक बार भी वंदना जी ने मनोहर लाल खट्टर जी का नाम दिया, इनके कोई नेता नाम लेता है? सिर्फ मोदी, हरियाणा में मोदी मुख्यमंत्री कौन है हरियाणा का? इसका मतलब इनका मुख्यमंत्री फैल है, ये खुद मानते हैं हमारा मुख्यमंत्री फैल है।
हमारी लड़ाई मोदी जी लड़ेंगे। ठीक है। और पता हूँ झूठ का चश्मा बार बार नहीं चढ़ता, झूठ की अंडी बार बार नहीं चढ़ती। ये जो झूठ बोलते हैं, जुमले फेंकते हैं, इन्होंने किसी वर्ग को छोटा, किसान को बख्शा नहीं, कर्मचारी छोटे नहीं, छात्र छोटे नहीं, आंगनबाड़ी महिला छोटी नहीं, सरपंच छोटे नहीं, दौड़ा कर अपना जवाब नहीं देंगे ना बजरंग चलिए जी, वही तो बात मैं है। आगे बढ़ रहा हूँ थोड़ा सा। ठीक है वो तो बता बजरंग दो। जी, ठीक है ठीक है। एक पानी का सवाल, हाँ। 5 सेकंड का, हाँ, इन्होंने रखिए। पानी का सवाल किया। मैं पूछना चाहता हूँ 2014 के अंदर मोदी जी कहते थे मेरे को प्रधानमंत्री बना दो, पाकिस्तान जाने वाला पानी पंजाब से वो रोकूंगा। आप ऐसे ही चैलेंज ठीक है। करते रहिए। चलिए ठीक है सर। अब आप पानी का मुद्दा उठाएंगे, फिर SYL पर वंदना जी पहुंच जाएंगी चर्चा और आगे बढ़ जाएगी। ठीक है, मैं रजमन जी के पास अब जा रहा हूं सर। ठीक है, हो गया। आप बजरंग जी थोड़ा सा रुकिए, अब थोड़ा समय कम है, अब रुक जाइए सर। रजमन जी के पास जा रहा हूं। रजमन जी, बीजेपी की एक तैयारी, उधर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तैयारी कर रही है। अब कांग्रेस आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच अगर मुकाबला है तो आप कहां खड़े हुए हैं? चूंकि दोनों नेता तो गठबंधन के यही कह रहे हैं कि हम 10 की 10 सीटें ले जाएंगे। जी देखिए, कहने की कॉल जब तक चुनाव ना हो सभी यही कहेंगे कि 10 की 10 ले जाएंगी, लेकिन मैंने आपको पहले ही बार में ये कह दिया था कि जनता को वोट देना है और जनता किन चीजों को देखकर वोट देती है। जनता मुद्दों को देखकर वोट देती है कि जो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में बैठी है वो हमारे से क्या वायदे करके आई थी, उन्होंने कौन कौन से वायदे पूरे किए हैं। कांग्रेस जो जनता से वायदे कर रही थी कि विपक्ष में उनको दर्जा मिला था, जनता ने उनको विपक्ष की जिम्मेदारी दी थी, तो वो भी देख रहे हैं कि विपक्ष की भूमिका वो निभाने में किस प्रकार से असफल रहे। आज बात करें, जनता को ये देखना है ना कि हमारे से मेट्रो का वायदा। ठीक है, लेकिन रजमन जी एक बजरंग जी थोड़ा सा रुकिए सर। ठीक है सर, रुकिए, थोड़ा रुकिए। रजमन जी, उम्मीदवारों को लेकर आप लोग कुछ अभी मंथन चिंतन कर रहे हैं क्या? ठीक है बजरंग जी, आऊंगा सर, थोड़ा रुकिए। देखिए ऐसे नहीं सर, प्लीज बजरंग दास जी, ऐसे नहीं सर, ऐसे नहीं सर, ऐसे नहीं, प्लीज रुकिए, थोड़ा सा रुकिए सर, प्लीज रुक जाइए। अरे घर सर रुकिए सर। ठीक है बजरंग दास जी रुकिए, बजरंग दास जी रुकिए सर। भारतीय जनता पार्टी नहीं करा पाई है। ठीक है रजमन जी, उम्मीदवारों पर क्या फैसला आप लोग कर रहे हैं बताइए ना। ठीक है रजमन जी, बार ये कहते हैं रजमन जी, उम्मीदवारों का चयन भी बहुत महत्वपूर्ण है, उस पर भी बात कर लेते हैं। युवाओं को रोजगार नहीं दे पाए। ठीक है सर, अपनी पार्टी पर भी रखिए, बीजेपी पर कब तक बोलेंगे? ठीक है, अरे जनता के बीच में जाकर बोलिए ना बीजेपी के लिए। एक मिनट रुकिए प्लीज, डाउन करिए दोनों का ऑडियो। अनुराधा जी के पास मैं जा रहा हूं, ऐसे नहीं चलेगा सर। जनता के बीच में जाएंगे तब बीजेपी की कमियों को बताइए ना। टीवी डिबेट में तो अपनी पार्टी का पक्ष रखिए कम से कम। अनुराधा जी बताइए, जो आपके अलायंस हैं या फिर आप कांग्रेस पार्टी के साथ जिस तरह की तैयारी आप लोग कर रहे हैं, सब हम आप अपनी बात रख भी रहे हैं, लेकिन उम्मीदवार जो होता है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है और उम्मीदवारों के चयन को लेकर भी एक प्रक्रिया होती है। आप लोगों ने अपनी उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर तो दिया है, लेकिन हरियाणा में किन मुद्दों को लेकर आप जा रहे हैं? चूंकि एक बड़ा मुद्दा SYL का जो है उस पर भी वंदना जी कह रहे हैं कि आप लोग बात करने के लिए हरियाणा में तैयार क्यों नहीं होते हैं? पराग जी, मैं अपनी छोटी बहन के हर सवाल का जवाब दूंगी, लेकिन एक मेरा काउंटर सवाल ये है कि अलायंस के ऊपर उंगली उठाने से पहले भाजपा की प्रवक्ता बताए कि चलिए कांग्रेस की और आम आदमी पार्टी की विचारधारा अलग होते हुए भी हमने अलायंस किया। उसका मुख्य कारण ये है कि हम देश की संवैधानिक व्यवस्था को बचाना चाहते हैं, हम लोकतांत्रिक व्यवस्था को बचाना चाहते हैं, और जिस तरह का माहौल आज देश के अंदर केंद्र यही कहकर तो आप लोग फिर आप लोगों ने दिल्ली में सरकार बनाई थी ना, आप फिर आपकी विचारधारा एक कैसे हो गई? मेरी बात पूरी होने दीजिए ना पराग जी। हम उस व्यवस्था को और उस माहौल को, जो आध्यात्मिक वैभव का दुरुपयोग आज देश के अंदर भाजपा कर रही है, उसको रोकने के लिए अलायंस में आए। लेकिन मुझे वंदना जी बताएं कि जिस अतीक अहमद को पाकिस्तान का एजेंट कह के गोली लगवा दी भाजपा की सरकार ने उत्तर प्रदेश के अंदर, उसके बेटे को मोदी जी अलायंस में लेने के लिए क्यों मजबूर हुए? उन्होंने किस विचारधारा के तहत उसको लिया? वो मुझे बताएं कि कर्नाटक के अंदर जिस पार्टी को खुद बैन कर दिया केंद्र सरकार, उसी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने के लिए वो क्यों मजबूर है? ठीक है, चलिए अब फिर गठबंधन के आपके और साथियों पर भी सवाल उठ जाएंगे। अनुराधा जी, अगर आप ये सवाल करेंगे तो ठीक है। एक आखिरी रिएक्शन वंदना जी से मैं ले रहा हूं, मैं वंदना जी से आखिरी रिएक्शन ले रहा हूं। वंदना जी बहुत संक्षेप में रखिएगा।
ठीक है। मैं अपनी बात पूरी कर दूं। मैं देखिए, बार बार ये कहा जा रहा है कि अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा। वो बात अलग है कि इन्हीं के पार्टी के जो लोग हैं। एक सेकंड अनुराधा जी, अब मेरी बारी आ गई, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी। मेरी बारी आ गई। अच्छा, एक सेकंड रुकिए, बजरंग जी थोड़ा सा रुकिए। अनुराधा जी बहुत संक्षेप में अपना खत्म कर दीजिए, फिर वंदना जी आप रखिएगा बहुत एक लाइन में। अनुराधा जी, जिस प्रकार से वोटर्स को बजरंग दास जी रुकिए सर, ऐसे मत करिए प्लीज। बुलाते आए हैं, वो तो हम सभी ने देखा, जिसे ये पूछिए वो तो हम सभी ने देखा ना कि कैसे इन्होंने अपनी साथी वोटर्स तक को राक्षस बुला दिया। तो अहंकार किसका वजह से यहाँ पर दिखाई देता है। हम बार बार कह रहे हैं कि पाकिस्तान से पानी लाने की बात कर रहे थे, तो मैं आपको ये बता दूं, चैलेंज आप देते रहिए। आप 370 पर दीजिए, आप राम मंदिर पर दीजिए, आप जिस पर चैलेंज देंगे। चलिए ठीक है, मुद्दे बहुत सारे हैं और उम्मीद करेंगे इन मुद्दों को जनता के सामने भी आप लोग रखेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। टीवी डिबेट में अपनी पार्टी का पक्ष रखें, उतना ज्यादा बेहतर। उम्मीदवारों का चयन महत्वपूर्ण हो जाता है, जिस पर आज हम चर्चा कर भी रहे थे। आगे और क्या क्या तस्वीरें बनती हैं उम्मीदवारों को लेकर, अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों को लेकर, ये हम देखेंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का, चारों का हमारे साथ आज की चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। फिलहाल अभी के लिए इस खास प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए